से आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। और क्लास 10 जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस सीरीज़ का मैं 7वां वीडियो लेकर आज आपके सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल से न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन सबका मैंने वीडियो लेक्चर हिंदी में जो भी ट्रांसलेशन है वो करके हमने दिया है आपको। आप इस चैनल से जुड़ करके आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए, आज जो हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है हमारा रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कैसे फ्रांस में भूख और कठिनाइयों ने विद्रोह को जन्म दिया। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे 1848 की क्रांति का, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा था जर्मनी के ऊपर और जर्मनी को कैसे सब लोगों ने मिल करके आज़ाद करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि जर्मनी का जो साम्राज्य था वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था और जर्मनी के ऊपर एक्चुअल में उस वक्त प्रशा का शासन था। तो 1848 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो 1830 में स्थापित की गई थी उसको हटा करके फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। तो फ्रांस में गरीब लोगों के इस आंदोलन ने आसपास के पड़ोसी देशों को भी कई जो है वो महत्वपूर्ण संदेश दिए। उसमें से एक संदेश ये था कि जो भी पड़ोसी देश हैं जिनके ऊपर किसी निरंकुश शासन का शासन है, जो किसी भी तरह से किसी कष्ट से लड़ रहे हैं, वहाँ के लोगों को कोई फाइनेंशियल सोशल या कोई भी पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, तो उन सबको जो है वो आज़ादी की एक नई दिशा जो है वो फ्रांस की घटना ने दी थी। और चूँकि हमने कहा था 1830 से 1848 तक का जो दौर था वो क्रांतियों का दौर था यूरोप में, तो इसी दौर में एक और महत्वपूर्ण घटना थी जर्मनी के 1848 की क्रांति, जिसको उदारवादियों की क्रांति कहा जाता है। तो चलिए, बुक वाइज इसको अगर हम डिस्कस करें तो आपको देखने को एक असेंबली की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। आप बुक में अगर देखें तो आपको असेंबली की, नेशनल असेंबली की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। ये जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट में आयोजित की गई। जब फ्रांस में 1848 में रिपब्लिक बन गया फ्रांस, तो पड़ोसी देश जर्मनी के लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना हम ऐसी कोई कोशिश करें और ये जो जर्मनी के 39 स्टेट्स अलग अलग साम्राज्यों के नियंत्रण में हैं, क्यों ना हम इन सबको यूनाइट कर दें और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाएं, एक अपनी करेंसी बनाएं। इस तरह से हम अपना एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना तैयार करें, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बना लें, अपना खुद का एक शासक चुन लें हम। ऐसी कोई व्यवस्था करने की उनके मन में भी विचारधारा का जन्म हुआ और इन सब लोगों ने मिलकर के कोशिश करनी शुरू कर दी। और 18 मई 1848 को जर्मनी के एक महत्वपूर्ण, एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर है फ्रैंकफर्ट की सेंट पॉल्स चर्च में एक असेंबली जो है वो बनाई लोगों ने। मिडिल क्लास के लोग थे इसमें ज़्यादातर। 831 लोगों ने मिल करके एक यूनाइटेड ऑल नेशन जर्मन नेशनल असेंबली का गठन किया और एक संविधान की रचना की। आप ध्यान देंगे, उस वक्त तक संविधान पूरी तरह से लिखित संविधान नहीं होते थे जैसा आज की डेट में होते हैं। उस वक्त संविधान जो है वो कुछ बेसिक सिद्धांतों को आपस में रखते थे और उन्हीं बेसिक चीज़ों को जो है वो लागू कर दिया जाता है। आज जो दुनिया के ज़्यादातर संविधान है वो पूर्ण विस्तृत संविधान है और पिछले कई वर्षों में उनमें कई संशोधन वगैरह भी किए गए हैं। तो आज के मुकाबले के संविधान तब के संविधान के मुकाबले ज़्यादा विस्तृत होते हैं। उस वक्त सिर्फ मूलभूत चीज़ों को रखा जाता था। तो इन 831 मिडिल क्लास के लोगों ने मिलकर जर्मनी के लिए एक संविधान का जो है वो निर्माण किया और इस संविधान को लेकर बिल्कुल एक जुलूस की तरह ढोल बाजे लेकर और एक हंसी खुशी का एक उत्सव के माहौल को बनाते हुए ये राजा के महल की तरफ चल पड़े। उस वक्त चूँकि जर्मनी एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था उस वक्त, तो प्रशा का जो शासक था फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, ये उनके पास पहुँचे। ये जो सारे लिबरल लोग थे ये उसके पास पहुँचे और उन्होंने उनको कहा कि हम इस संविधान की तर्ज पर आपका शासन चाहते हैं। इसका मतलब हम आपका शासन डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम आपके शासन को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर शासन जरूर करें लेकिन इस संविधान के नियम और मर्यादाओं के तहत रहकर शासन करें। फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ ने इस संविधान को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ एक कमी और भी थी। कमी ये थी कि ये जो संविधान बनाने वाली समिति थी, इस समिति में जितने भी लोग थे तो उनका
दो वर्ग था। अब ये दो वर्ग, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। एक वर्ग वो था जिसमें रिच बिजनेसमैन लोग थे, पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, राइटर्स थे। ये ऐसे लोग थे जो रिच थे। और इसी संविधान सभा के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो रिच नहीं थे, जो वर्किंग क्लास लोग थे। तो अब एक मिनट के लिए सोचिए, ऐसी सभा जिसमें कुल मिलाकर 800-850 लोग हैं और उसमें 400 रिच लोग हैं, जिनके साथ वो बाकी जो 400-450 लोग हैं जो पुअर वर्किंग क्लास के लोग हैं, तो इनके विचारों में असमानता होगी। तो समस्या ये हो गई कि इसी नेशनल असेंबली, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, माफ कीजिएगा, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के जो ये सदस्य थे, इनके बीच विचारों की असमानता हो गई, क्योंकि इनमें से कुछ रिच थे और कुछ पुअर थे, जो आपस में ही एक दूसरे से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से जुड़े हुए थे। तो धीरे धीरे इस असेंबली के जो रिच क्लास के लोग थे उनका प्रभुत्व बढ़ गया और वर्किंग क्लास के जो लोग थे उनका प्रभुत्व थोड़ा सा कम हो गया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि इस नेशनल असेंबली के लोगों का ही आपस में जो है वो तालमेल सही ढंग से नहीं बैठ पा रहा था। राजा ने इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया, उसने आर्मी बुलाई और ये जो असेंबली थी जो संविधान देने के लिए फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को गई थी, इस सभा को उसने भंग कर दिया और इस तरह से जर्मनी के 39 स्टेट्स को यूनिफाई करने की पहली कोशिश जो है वो असफल हो गई। तो अब एक चीज़ और देखें ना, हम इस कहानी से सीखते क्या हैं? हम इस दृष्टांत से, इस घटना से क्या सीखते हैं कि जर्मनी के लोगों ने ये सुनिश्चित करना शुरू कर दिया था कि अब वो किसी भी शासक का शासन नहीं मानना चाहते हैं, अब वो यूनाइट होना चाहते हैं, अपने लिए एक संसदीय व्यवस्था चाहते हैं, एक केंद्रीयकृत टैक्सेशन सिस्टम चाहते हैं जो एक देश में होती है। जर्मनी के लोगों ने भी इन चीज़ों को अब मानना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने आप को भी वैसे ही देखना शुरू कर दिया जैसे फ्रांस के लोग अपने आप को देख रहे थे। और चूँकि फ्रांस ने ही यूरोप के ज़्यादातर देशों को एकजुट होना सिखाया, उनके अंदर राष्ट्रवाद की चिंगारी जलाई, तो जर्मनी में 1848 में ये जो लिबरल्स का रिवॉल्यूशन हुआ, इस रिवॉल्यूशन ने वहाँ के लोगों को एकजुट कर दिया। और अब वो समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं था जब जर्मनी के सारे स्टेट्स आपस में मिलकर अपने आप को एक देश बनाने की राह पर चल पड़े। तो ये था उदारवादियों का विद्रोह जो अनफॉर्चुनेटली असफल हो गया। आप इसी पेज पर देखेंगे, आपको सेंट पॉल्स असेंबली का इंटरनल जो है वो गैलरी का दृश्य दिखाई पड़ेगा। उसमें आप देखिए नीचे बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं। ये वही ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी जिसमें सारे जर्मन लोग थे जिन्होंने असेंबली में मिलकर अपने लिए एक संविधान लिखा था। लेकिन अगर इस चित्र के ऊपर वाले हिस्से को ध्यान से देखिए तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें जितनी भी महिलाएं हैं उनको गैलरी में सिर्फ विजिटर्स के तौर पर रखा गया है। उनको इन आंदोलनों में कोई जिम्मेदारीपूर्ण काम नहीं दिया गया। तो अब एक अगला टॉपिक आता है इसका कि इन आंदोलनों में महिलाओं की क्या भूमिका थी। आपको पता होगा कि चाहे वो फ्रांस में याद होगा आपको, ओलंपिक ने फ्रांस में महिलाओं के लिए पहला संविधान लिखा था जिसके कारण उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुषों ने ही महत्वपूर्ण काम किए थे, महिलाओं ने भी यूरोप के काफ़ी बड़े हिस्से में और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने न्यूज़पेपर्स स्थापित किए थे, अपने जैकोबिन्स क्लब्स बनाए थे। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट था कि जर्मनी के यूनिफिकेशन की कोशिश के दौरान भी या फिर फ्रांस में भी महिलाओं को बहुत सारे जो अधिकार थे जो पुरुषों के थे वो नहीं दिए गए। जर्मनी में भी जब ये असेंबली बनी और जब संविधान के निर्माण का कार्य चल रहा था तो महिलाओं को सिर्फ विजिटर्स के तौर पर जाने की आज़ादी दी गई, उनको संविधान के निर्माण में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। इसका मतलब अभी भी पुरुषों का ही जो है वो वर्चस्व चल रहा था। तो ये एक दुखद बात थी कि महिलाओं को भी संपूर्ण अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। यही एक कारण है जिससे हमें ये पता चलता है कि समाज किस तरह से पुरुषवादी विचारधारा का समाज था। और इसी पेज के अंतिम में एक और पैराग्राफ है, आप उस पैराग्राफ को देखिए। उस पैराग्राफ में दिया गया है कि समय बीतने के साथ साथ ये जो जितने भी डेस्पोटिक शासक, ये निरंकुश शासक थे, उनको ये एहसास होना शुरू हो गया कि अब यूरोप के ज़्यादातर लोगों को निरंकुश शासन के तहत
बहुत लंबे समय तक अपना गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। लोग जाग चुके थे, अपने अपने देश को अपनी पहचान दिलाने के लिए तैयार हो रहे थे। इसके लिए वो किसी भी तरीके का इस्तेमाल करने के लिए चाह रहे थे। कोई देश कमज़ोर पड़ता था तो कोई देश मजबूत पड़ रहा था, और जो मजबूत था उसके सिद्धांतों पर चलकर कमज़ोर देश भी मजबूत होते चले जा रहे थे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि राजाओं ने ये एहसास कर लिया कि अब वो निरंकुश शासन नहीं कर सकेंगे। उन्हें इन लोगों को उनके मुताबिक जो वाजिब, जो एक्सेप्टेबल है, ये अधिकार लोगों को देना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये विद्रोहों का सिलसिला नहीं रुकने वाला, और अगर ये विद्रोह चलते रहे तो शासन करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। तो यही वजह थी कि बहुत सारे शासकों ने 1848 ईस्वी के बाद यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में अलग अलग भाषाई समुदायों को आज़ादी देनी शुरू कर दी। और इसी का एक महत्वपूर्ण परिणाम आपको देखने को मिलता है कि हंगरी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी पहले एक ही था, बाद में हंगरी के लोगों को 1867 में बहुत सारी ऑटोनॉमी दे दी गई, मतलब उनको अपना शासन खुद से करने की आज़ादी दे दी गई। तो अब हम चलते हैं कि हमने इस सेक्शन से सीखा क्या। तो फ्रांस में 1848 की क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा, और जर्मनी के मिडिल क्लास के लोगों ने, जो लिबरल्स थे, जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, इन लोगों ने मिल करके जर्मनी के लिए भी एक संविधान लिखने की कोशिश की और राजा को वो संविधान सौंपा। लेकिन राजा ने इस असेंबली के लोगों के बीच की आपसी जो रंजिश थी, जो उनके बीच की आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसका फ़ायदा उठाकर इस सभा को भंग कर दिया और जर्मनी के 39 स्टेट्स को यूनिफाई करने की जो पहली कोशिश थी वो असफल हो गई। लेकिन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद विचारधारा पनप चुकी थी, लोग जग चुके थे। अब वो चाहते थे कि जर्मन नेशन का निर्माण किया जाए, जो बाद में 1871 में हुआ भी था। और इसके साथ 2 पैराग्राफ्स और थे जिसमें हमने देखा कि महिलाओं को कैसे जिम्मेदारी पूर्ण काम नहीं दिए गए, सिर्फ उनको उपस्थित रहने के लिए कहा जाता था। यानी व्यक्ति के तौर पर, नागरिक के तौर पर उनकी उपस्थिति से मतलब था सबको, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। और अंतिम पैराग्राफ में हमने देखा कि किस तरह से राजाओं ने ये एहसास कर लिया कि जर्मनी के इन आंदोलनों को, और चूँकि 1848 में हमने कहा था आपको कि 1848 में कुल 17 क्रांतियाँ हुई थी पूरे यूरोप में, तो वहाँ के शासकों को यह एहसास होना शुरू हो गया कि अब यूरोप के लोगों को बहुत लंबे समय तक अपनी मर्ज़ी से गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। इनकी जो उचित डिमांड्स हैं, इन डिमांड्स को पूरा किया जाएगा, तभी विद्रोहों का जो ये सिलसिला है, ये सिलसिला रुकेगा और शासन करना पहले की तरह स्मूथ हो सकेगा। तो राजाओं ने एक एक करके यूरोप के जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे उनको एज अ नेशन और एज अ नेशनलिस्ट सोसाइटी उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। उनको अपनी अपनी जो आज़ादी थी, जो उनके उचित अधिकार थे, वो देने शुरू कर दिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद की क्रांति जो है वो एक एक करके जो है वो फैलती चली जा रही। तो हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हमने चर्चा की थी। आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो, या कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताइए। और अगले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह जर्मनी का और उसके बाद इटली का यूनिफिकेशन किया गया। जर्मनी के 39 स्टेट्स मिलकर एक जर्मन नेशन बन गए, और कैसे इटली के 7 स्टेट्स मिलकर एक इटालियन नेशन बन गए। और चैप्टर की बाकी चीज़ें भी हम एक एक करके वीडियोज़ में आपसे शेयर करते चलेंगे। तो किसी भी डाउट के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो भी सवाल हो वो आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखें। ओके।